नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास बातचीत में और मुद्दा में। आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे को लेकर। एक ज़माना था जब पंडित नेहरू और चाउ एन लाय ने नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। उसके बाद भारत ने क्या देखा, ये इतिहास खुद बयां कर रहा है। लेकिन अब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा, चीनी मोदी भाई भाई, युद्ध से बुद्ध की ओर और विस्तारवाद को छोड़कर व्यापारवाद की ओर। क्या ये नारा चल पाएगा और कितना चलेगा और कितना अहम है भारत के लिए, इस तमाम और सारे मसले हैं, इसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे अपने इस बातचीत के क्रम में। हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। मैं उन मेहमानों का परिचय करा दूं। अर्चना गरोदिया गुप्ता जी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, भावी प्रेसिडेंट हैं। प्रसिद्ध पत्रकार और विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी हैं, जो कि पूरे चीनी दौरे पर बात करेंगे। रश्मि सिंह जी सिविल सर्वेंट हैं, इंडिया में नेशनल लेवल पे कन्वर्जेंस के लिए काम करती हैं। और शोभा गुप्ता जी काउंसलर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और नेता हैं। आप तमाम मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देवेंद्र जी से। आज कई टेलीविज़न चैनल और कई मीडिया में हमने ये देखा और सब ने एक बैनर दे रखा था कि मोदी जी धीरे चलना, ज़रा संभल के, बड़े धोखे हैं इस राह में। तो क्या चीन की ये इमेज भारत के लिए जो पहले से बनी हुई है, वो इस दौरे के बाद धुल पाएगा? जिस तरह से अहमदाबाद में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का उनको सपोर्ट दिया गया, जिस तरह से उनको सानो स्वागत किया गया, उसके बावजूद भी सुबह आपने देखा कि लेह लद्दाख क्षेत्र में चुमार एरिया में 1000 सैनिक फिर घुस गए। क्या कहेंगे हम इसको? एक तरफ राष्ट्रपति की मुलाकात हो रही है और दूसरी तरफ चीनी सेना का। देवेंद्र शास्त्री, देखिए, चाइना को लेकर के न केवल आम भारतीय में, लेकिन आपकी लीडरशिप में भी एक डर कह लीजिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम बात करें, और एक संकोच बना हुआ है हमेशा से। 1962 के बाद से ये जो है आज तक इसमें कोई साफ गोई की बातचीत कभी हो नहीं सकी है। बॉर्डर पर जिस तरह की हरकतें चल रही हैं और अब जब ये दौरा चल रहा है, उसमें देखिए अभी तो किसी को भी ये नहीं लग रहा है कि चाइना अपने खुले दिल से हिंदुस्तान में कुछ करने के लिए आया हुआ है। क्योंकि जो प्रेसिडेंट हैं और जो आज यहाँ पर मौजूद हैं दिल्ली में, आप ये मान लीजिए कि वो वहाँ की सेना के भी चीफ हैं। तो सेना बॉर्डर पे जो कुछ कर रही है वो इनकी जानकारी के साथ कर रही है। और दूसरी बात, जो बॉर्डर पे बातचीत नहीं सक्सेसफुल हो रही है, तो जो बातचीत में जो मीडिएटर हैं, जो चाइना की तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि चाइना की डिप्लोमेटिक जो एक्शंस हैं वो बहुत ही गूढ़, जिसको कहना चाहिए कि आप एकाएक नहीं समझ सकते हैं। तो मोदी को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी होगी। इस विजिट से आप कॉन्फिडेंशियली ये नहीं कह सकते हैं कि चाइना जो है आपके साथ पूरे दिल खोल करके बिज़नेस और ट्रेड और कोऑपरेशन के लिए आया हुआ है। ये हर तरह की डिप्लोमेसिक चाल खेलेंगे, आपको डराएंगे भी, आपको खुश करने की भी कोशिश की जाएगी, और उसके ज़रिए जो है ये अपने सारे के सारे जो है सेटलमेंट करना चाहेंगे। तो अभी ये देखना होगा, इस विजिट से कुछ नहीं होना है, क्योंकि इसके तत्काल बाद जो चाइनीज़ राष्ट्रपति हैं वो दूसरे देशों के जा रहे हैं, जो पाकिस्तान, श्रीलंका और तमाम दूसरे देशों में वो विजिट कर रहे हैं। वहाँ वो क्या एक्शन करते हैं वो भी रिफ्लेक्ट करेंगे कि आपके साथ किस तरह के रिश्ते वो बनाना चाहते हैं। तो अभी आप कुछ नहीं कह सकते हैं। मोदी जी एडवेंचरस हैं, वो चाहते हैं कि एक बड़ा कदम चाइना और हिंदुस्तान के बीच में उठ जाए, जिससे उनकी भी इमेज बढ़े और हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी तेज़ी आए। लेकिन ये कितना सफल होगा ये डिपेंड करेगा अगले साल 2 साल के रिलेशंस पे। रश्मि जी, क्या परसेप्शन इस तरह का सही वाकई में चाइना का है, और इस परसेप्शन से हम कैसे निकल पाएंगे? क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं जवाब देना होगा इसको लेकर। अगर हम फेल कर जाते हैं टॉक्स के बाद, क्योंकि पिछले एनडीए सरकार थी, आपने देखे पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हो गए थे। परवेज मुशर्रफ आ गए, आगरा समिट हुआ, उसके बाद कारगिल वार हुआ। तो क्या लगता है आपको, क्या परसेप्शन है चाइना के बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो हम इसको पूरा जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट है उसमें देखें, इस क्षेत्र, इस रीजन के।
जहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हमारे जितने पड़ोसी देश हैं उनके साथ में हमारा संबंध अच्छा हो, इसको कोई नकार नहीं सकता। जहाँ तक इंडिया और चाइना की बात है तो इसके साथ जो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप ज़रूरी है रखना, उसको भी कोई नकार नहीं सकता। जो पार्टनरशिप और कोऑपरेशन की बात यहाँ पे चल रही है आज की तारीख में, तो उसका जो एक ग्लोबल इम्पोर्टेंस है तो वो सिर्फ जो है इस क्षेत्र तक, इस रीजन तक सीमित नहीं रहेगा। उसका एक बहुत ज़्यादा एक ग्लोबल गवर्नेंस एजेंडा पे भी उसका इम्पैक्ट होने वाला है। वो ब्रिक्स है, जो भी समीकरण आप देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उस समीकरण में इसका इम्पैक्ट है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के लिए एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट, इंडियन गवर्नमेंट के लिए, हम लोगों के लिए एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट करना कि उसके इस एक इम्पोर्टेंस को देखते हुए आगे आने वाले दिनों में, तो यह जो बातचीत का दौर है वो एक जो ट्रस्ट डेफिसिट हम कहते हैं कि वो ट्रस्ट गैप है, ट्रस्ट डेफिसिट, उसको रिमूव करने के लिए पहले तो यह इंडियन गवर्नमेंट की ओर से यह प्रयास है। अब इसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि बड़े कॉन्क्रीट एक्शंस से डेमॉन्स्ट्रेट किए जा सकते हैं। तो जो ये बात है कि भाई ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे तो बड़े कॉन्क्रीट पैरामीटर्स बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात हो रही है। तो जो बायलैटरल रिलेशन की बात हो रही है कि जिसमें कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट और रिसोर्स मोबिलाइजेशन और उसको कैसे चैनलाइज किया जाए, उन रिसोर्सेज को दोनों देशों के हित में है। कोई सिर्फ इंडिया के हित में नहीं है, वो चाइना के भी हित में उतना ही है। तो आज की तारीख में चाइना का भी उतना ही कंपल्शन है कि भाई जब तक कि आप इसको एक म्यूचुअल कोऑपरेशन अग्रीमेंट नहीं बनाएंगे, तो जो आकांक्षाएं देशवासियों को है अपनी अपनी सरकार से, वो चाइना का हो या भारत में हो, जो अपेक्षाएं हैं डेवलपमेंट की, ह्यूमन डेवलपमेंट की, विकास की जो अपेक्षाएं हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की, प्रॉस्पेरिटी की, वो आकांक्षाएं पूरा करने के लिए हमें ज़रूरी है कि एक जो हम कहते हैं कि एक सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी का माहौल इस पूरे रीजन में हो। और मैं मानती हूँ कि उसमें यह बातचीत तो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक शुरुआत होती है एक बातचीत से, उसके बाद वो ट्रांसलेट करता है इनटू कोऑपरेशन। तो जो अभी आपने देवेंद्र जी ने बात कही, वो कहीं ना कहीं वो कंसर्न तो है, लेकिन उस कंसर्न के साथ प्रश्न यह आता है कि अगर हमें एक अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन की शुरुआत करनी है जो कि सस्टेनेबल हो, वन टाइम मेजर नहीं हो, जिसमें प्रोपेल्ड हो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक मोमेंटम, तो वो मोमेंटम जो है शायद बाकी कंसिडरेशंस को ओवरपावर कर सकता है आने वाले दिनों में। शोभा जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा भूटान को लेके हुई, जापान को लेके हुई, लोगों में एक उत्साह था, आम भारतीय में एक कहीं न कहीं एक पॉजिटिव माहौल था। लेकिन चाइना को लेके सुबह से जो एक माहौल है वो ठीक नहीं है। ऐसे में एक हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विपरीत विचारधारा के साथ जो जुड़ाव है, ये कितना इसको देखते हैं कि सफल होगा क्या? क्योंकि आपकी आलोचना काफ़ी हो रही है, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि आप देखिए, क्योंकि हमने हमारे जो रिलेशन पहले थे 88 के बाद हमने ठीक किया उसको, लेकिन फिर आप जा रहे हैं। बाजारवाद तो है, व्यापारवाद भी है, लेकिन राष्ट्रहित कहीं उससे प्रभावित ना हो। देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने जिस प्रकार से सारे देशों के साथ और विशेषकर अपने पड़ोस के देशों के साथ, और ये मान के चलें कि जब शांति की बात करते हैं, संपन्नता की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो आयाम है जिस पर हम निर्भर होते हैं वो हमारे पड़ोसी पक्ष है। और एक बहुत ही छोटे से मुल्क भूटान में वो सबसे पहले गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर दोनों देशों की कॉपरेशन की बात की, जबकि देखा जाए तो कहाँ भारत और कहाँ भूटान। और उसी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाएं, उसके बाद वो जापान गए, और जापान के अंदर आपने जिस प्रकार से कहा, लोगों ने बहुत अधिक उसको महत्ता दी और हमने ये माना जापान हर तरीके से हमारे साथ दी है और उस कॉपरेशन को हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने सराहा। जहाँ तक चीन की बात है, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि 1962 में हमने एक ऐसी चोट खाई है कि आज तक हमारे सीने के ऊपर के जख्म हैं। और आज के दिन ही जो पेपर के अंदर पढ़ा और देखा कि जिस प्रकार से चीनी सैनिक फिर से हमारी सीमा पे घुस आए हैं और 2 साल पहले घुस आए थे और तंबू गाड़ दिए थे, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक कूटनीति की बात है, जहाँ तक इस बात की बात है कि किस तरीके से हमें पॉलिटिकल एजेंडा सेट करना है, हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी बातचीत के माध्यम से शुरुआत की है।
और नरेंद्र मोदी जी एक स्टेटमेंट वाले व्यक्ति हैं, स्टेटमेंट हैं, और वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, डिप्लोमेसी उनको पता है, 12 साल से उन्होंने अपने राज्य के अंदर काम किया है। सबको साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ा पक्ष है। और जिस प्रकार से आज भारत की इकोनॉमी है, जिसको खाली चीन और पास की ही देश नहीं बल्कि सुदूर अमेरिका भी हमारी ओर बड़ी आशा से देख रहा है। मुझे ऐसा लगता है जब नेहरू जी ने बातचीत की और आज मोदी जी जो बातचीत करने जा रहे हैं, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज भारत एक ऐसा देश बनने वाला है जो मुझे लगता है आने वाले समय में विश्व गुरु होगा, और हमारी भी पर कैपिटा इनकम अब धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। हम एक पूरा व्यापार को चारों तरफ से खोलने की बात कर रहे हैं और सबकी समृद्धि की बात कर रहे हैं। इन सारे चीज़ों को देखते हुए आज अगर हम ये मान के चलते हैं कि 1962 से अगर हम कंपेयर करें, आज हम बहुत बड़े फुटेज पे खड़े हैं और चीन की जनता भी इस बात को जानती है। और इसीलिए जिस प्रकार से चीन के राष्ट्रपति आए हैं और जो समय दे रहे हैं और जिस प्रकार से बातचीत का दौर चल रहा है, अगर इसमें कोई गलती होने की बात है तो वो मुझे लगता है चीन भी अब समझदार है। चीन भी अच्छी तरह जानता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अब इस प्रकार की छोटी घटनाएं, इस प्रकार से सीमाओं के अंदर घुसना, लद्दाख के बारे में आप सब जानते हैं, तिब्बत के बारे में आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से उनको एक इस प्रकार का सामना करना पड़ता है, जिसको उन्होंने शत्रु मान रखा है, वो हम हमारे सबसे नज़दीक है। और लद्दाख के लोगों और तिब्बत के लोगों से हमारा कितना स्नेह और प्यार है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा जो है सराहनीय ये कदम है। और इसकी हमें मन में कोई संशय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जैसे रश्मि जी ने कहा, मुझे उनकी बात नहीं, मैं बहुत अच्छी ये कह रहा हूँ लगी कि कि तिब्बत और लद्दाख के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। हम अभी अर्चना जी से समझने की कोशिश करते हैं।